हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि जैसे ही अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम 2-3 दिन का आप समय लेना, तब तक अपना जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, वो तो अपना रेगुलरली चलेगा। ठीक है, और उसी दौरान आप क्या करना, इसके जो जितने भी सवाल हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी आपके डाउट्स वगैरह आएंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, क्वेश्चंस के हो, न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग हो, एग्जांपल के रिगार्डिंग हो, तो वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखना। तो मैं एक लाइव सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है उसके 2 या 3 दिन बाद आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स उनको साथ रखना और मुझसे वन बाय वन लाइव सेशन में आप पूछना। वो प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा सेशन। आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे और उसके अलावा एनसीईआरटी के पीछे के जितने भी सवाल होंगे वो सब सॉल्व होंगे। वो एक लंबी क्लास लेकर आऊँगा मैं, जस्ट लाइक मैराथन क्लास। ठीक है, उस मैराथन क्लास में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा और पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो मैं 1 या 1.5 घंटे में उसको रिवाइज कराऊंगा पूरे को। मतलब जितने भी ये जो अपने टोटल लेक्चर बनने वाले हैं, शायद 18 लेक्चर अपने बनेंगे, तो ये 18 लेक्चर जो होंगे, इन सभी लेक्चर को मैं एक लेक्चर में समराइज़ करूंगा मैं इसको। ठीक है, ताकि आप जो लोग केवल और केवल जिन्होंने पहले पढ़ रखा है या उन्होंने सारी वीडियोस देख ली, तो वो उतनी सारी चीज़ों को क्यों फालतू में इतना देखेंगे। ठीक है, वापस देखेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक रिवीजन लेक्चर लेके आने वाला हूँ। उस रिवीजन लेक्चर में आपको A to Z चीज़ें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसका, और अपने डाउट्स वगैरह हैं उनको अपने पास रखना। ठीक है, साथ रखना उनको, ताकि आप जैसे ही मैं लाइव सेशन लेकर आऊँ, लाइव क्लास लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ उनको फटाफट पूछ लें। ठीक है, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पहले पता चल गया होगा। मतलब एल्केन जो होता है उसमें यदि हम हेलोजन्स लगा दें काफ़ी सारे, ठीक है, वही क्या होता है अपने पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। मतलब उसमें हेलोजन्स जो होंगे वो मोर देन 1 होंगे, एक से ज़्यादा होंगे उनमें। ठीक है, तो एक बार अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके अपन सब कंपाउंड्स पर आएंगे। हर एक का मैं आपको यूजेस बताऊंगा, क्या उपयोग है इसका, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, अभी क्या उपयोग है, इंडियन गवर्नमेंट ने इन पर क्या कर रखा है, मतलब बैन लगा रखा है या फिर ये अपने लिए फ़ायदेमंद है, और इनका उपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स अपन पढ़ रहे हैं। एक से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनमें से अनेक यौगिक जो है उद्योगों तथा कृषि में उपयोगी हैं। तो पहली बात तो क्या हो गया, यदि अगर एक से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त कोई भी एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनमें से अनेक यौगिक उद्योगों में भी, मतलब इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छा इनका यूज़ है। इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण पॉली हेलोजन यौगिकों का वर्णन किया गया है। इंग्लिश वाले समझना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स हैविंग द मोर देन 1 हेलोजन एटम आर नोन एज द पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। और इनका जो यूजेस है, इनके जो उपयोग हैं, वो कहाँ पर अपन देख रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल पर और एग्रीकल्चर लेवल पर। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे DCM के बारे में, जिसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। क्या है, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, DCM। क्लियर है चीज़, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, DCM, डाइक्लोरोमीथेन। मैं PhD कर रहा हूँ तो मेरे तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये सॉल्वेंट है, जैसे मेरे तो सारे सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, DCM है, इथाइल एसीटेट है, बेंजीन है, इस टाइप के काफ़ी सारे सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, जैसे कि अपना और एसीटोन हो गया। तो ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, लेकिन ये जो DCM है ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है, इसलिए हम इसको सारी रिएक्शंस में यूज़ में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर लेते हैं वो हमारा थोड़ा हायर लेवल का पार्ट रहता है। लेकिन आप इसके DCM के बारे में, इसके उपयोग के बारे में बहुत अच्छे से समझो एक बार। DCM को अपन क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जिसको अपन बोलेंगे CH2Cl2। सही है, होता क्या है, यदि देखना भैया, यदि CH4 जो होता है, यहीं लिख देता हूँ उसको मैं, हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2Cl2। क्लियर, यदि अपन CH4 की रिएक्शन किससे कराएं, हाँ जी, Cl2 के साथ कराएं, तो क्या बनता है, CH3Cl बनता है। और आपको पता है कि ये रिएक्शन रुकती तो है नहीं, ये आगे चलती रहती है। ठीक है, हाँ जी, इसकी रिएक्शन फिर Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरीके से फिर ये एक एक जो हेलोजन्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। CH2Cl2 बनेगा, फिर CHCl3 बनेगा, फिर CCl4 बनेगा। तो ये सारे कंपाउंड अपन वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो अपन पढ़ेंगे क्या, CH2Cl2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो बनेगा क्या, CHCl3, जिसको अपन बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, ये रहा।
फिर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से, तो बनेगा CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसके जो कंपाउंड्स हैं, मीथेन के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, मैथेन के जो हेलोजन व्युत्पन्न हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आइए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। डोंट वरी, ये हिंदी में पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी मैं सब बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश वाले भी एक बार यही समझते चलना, ठीक है। जो वर्ड्स आएंगे, देखो मैं बोल तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहा हूँ, समझा भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहा हूँ, बस यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो मतलब जो भी कोई वर्ड आएगा उसका इंग्लिश में मीनिंग मैं यही लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंग्लिश की PDF दिखा के उसमें से एक्सप्लेनेशन जरूर करूँगा फिर मैं। क्लियर? ओके, तब तक आप एक बार देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, ठीक है। हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंग्लिश वाले थोड़े से अभी पेशेंस बना के रखें और सुनते रहें मेरे को, उनके सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखो, डाइक्लोरोमीथेन का अत्यधिक उपयोग विलायक मतलब सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सॉल्वेंट के रूप में। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि सॉल्वेंट के रूप में इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है, सॉल्वेंट के रूप में। जैसे हम तो लेते ही हैं PhD में, जो रिसर्च में जिनका वर्क रिसर्च में है या इंडस्ट्री लेवल पर है, तो वो बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं इसको, DCM को, ठीक है। उनके तो काफ़ी अच्छा यूज़ में आता है। पेंट अपनायक के रूप में, पेंट अपनायक मतलब होता है कि पेंट रिमूवर, कई बार अपन नहीं करते, पेंट हो जाता है उसको हटाना हो, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं वहाँ पर पेंट इसको यूज़ में लेते हैं, किसको? DCM को। DCM पेंट के ऊपर DCM डाला, वो पूरा का पूरा पेंट उतर जाता है, और जो भी चीज़ अपनी होती है रियल में, वो चीज़ अपने सामने आ जाती है। क्लियर? हाँ जी। एरोसोल में प्रणोदक के रूप में, मतलब इसको अपन बोलते हैं प्रोपेलेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट बोलते हैं इसको अपन, प्रणोदक को, ध्यान रखना ये इंग्लिश वाले, प्रपोलपेंट ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, इंग्लिश का एक इंग्लिश में नाम अच्छा सा, काफ़ी अच्छा है इसका स्पेलिंग। हाँ जी, प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट बोलते हैं इसको, प्रोपेलेंट, ठीक है। मतलब एरोसोल, देखो एरोसोल वगैरह ये है ना, एरोसोल हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सरफेस केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ पर अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये, ठीक है। बहुत अच्छे से अपन वहाँ पर आपको समझाऊंगा। अभी इतना ध्यान रखना कि एरोसोल में, हाँ जी, किसके रूप में लेते हैं? प्रणोदक के रूप में लेते हैं इसको, के रूप में, तथा औषध निर्माण में। औषध निर्माण का मतलब हो गया कि आप कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हो, तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। मैंने आपको बता दिया कि मेडिसिनल यूज़ भी अपन लेंगे इनके, ठीक है। मेडिसिन की प्रक्रिया में विलायक के रूप में होता है इसका उपयोग, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में। तो सॉल्वेंट के रूप में देख लिया। पेंट अपनायक मतलब, हाँ जी, पेंट रिमूवर के रूप में देख लिया। एरोसोल में प्रणोदक के रूप में देख लिया, मतलब प्रोपेलेंट इन एरोसोल, इसके रूप में अपन ने देख लिया। उसके अलावा हाँ जी, अपन ने सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट इन द मेडिसिन फॉर्मेशन, यहाँ पर अपन ने देख लिया। तो ये कुछ यूजेज अपन ने देखे। अब इसका समझना, देखो ये तो हो गया जनरल चीज़ें। अब बात है काम की, कि ये हार्मफुल है अपने लिए, क्या है, किस तरीके से होगा, उसका मीनिंग समझना। यह है, हाँ जी, धातु की सफाई, फिनिशिंग विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कोई भी मेटल होती है तो उसकी सफाई करने में अपन इसको काम में लेते हैं, फिनिशिंग के रूप में अपन काम में लेते हैं इसको। मिथिलीन क्लोराइड, इसका एक और नाम क्या है? मिथिलीन क्लोराइड, ये रखा मिथिलीन क्लोराइड। मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, भैया ध्यान रखना, अब इसको साफ कर रहा हूँ। अब मेरे को दूसरी चीज अंडरलाइन करनी है यहाँ पर, देखना भैया, देखो, हाँ जी, मेथिलीन क्लोराइड जो होता है CH2Cl2, ये मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत काम की चीज़ है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है। और ये चीज़ काम की है, इसी वजह से इसका यूज़ अपन ने कम किया है, और इसका यूज़ केवल और केवल इंडस्ट्रियल और रिसर्च लेवल पर होता है। बाकी जनरल यूज़ इसका अपन नहीं करते हैं DCM का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा अपने यूज़ में आ जाए या अपन इसके एक्सपोज में आ जाए, मतलब ये एक्सपोज हो जाइए, तो भैया ये बहुत हार्मफुल होता है, और डायरेक्ट ये CNS पर अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। उसके बाद तो फिर आपको पता ही क्या होता है, यदि अपना CNS ही काम करना बंद कर देगा, भाई अपने जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, 3 तरह के होते हैं ना अपने, CNS, PNS, ANS, ठीक है। तो वो जो CNS होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो CNS जो होगा, इसको क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है, इसके लिए बहुत हार्मफुल है ये, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। और यहीं से अपन देखेंगे कि वायु की स्थिति में, वायु में यदि मेथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने से के प्रभाव में ही क्या हो जाता है, श्रवण और दृश्य, मतलब हियरिंग हुआ, विजिबिलिटी हुई, ये अपनी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, ये क्या होती है, कम हो जाती है। कब? जब आप इस DCM को वायु में छोड़ दो। यदि ये वायु में आ जाए तो भैया ये तो हालत ख़राब कर सकता है। ये क्या कर सकता है? हालत ख़राब कर सकता है। आपके सुनने की क्षमता, आपकी देखने की क्षमता, विजिबिलिटी, हियरिंग, इन सबको हानि पहुंचाता है ये, ध्यान रखना भैया, ठीक है। मिथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने के प्रभाव से श्रवण मतलब हियरिंग, दृश्य क्षमता मतलब विजिबिलिटी पावर, ठीक है, में आंशिक क्षीणता आ जाती है।
क्लियर है। मैथिलीन क्लोराइड की वायु में अधिक मात्रा यदि बहुत ज़्यादा आ जाए तो भैया चक्कर आना, भैया चक्कर आना, डिजीनेस इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डिजीनेस। मितली आना, मितली अपन बोलते हैं इसको नोजिया, क्या बोलते हैं इसको, नोजिया, याद है आपको, नोजिया, हाँ जी, नोजिया हुआ, चक्कर आना मतलब डिजीनेस, इंग्लिश वाला इधर देखते जाओ, ठीक है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं आ जाती हैं और इन समस्याओं से बचने के लिए ही अपन क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ काफ़ी अपन कम कर रहे हैं, इस ताकि ये जो है ये ना तो ये एयर में रहे भाई, अगर इसका यूज़ अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर होगा या फिर रिसर्च लेवल पर होगा तो ये एक आम आदमी के संपर्क में नहीं आएगी, और आम आदमी संपर्क में नहीं आएगी तो वो ज़्यादा इससे हार्मफुल नहीं होगा। क्लियर है चीज़, किसी को कोई समस्या नहीं होगी फिर, क्लियर है, ओके। देखो उसके अलावा क्या है, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि अगर वायु में बहुत ज़्यादा इसको छोड़ दें तो वे चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिजीनेस हो जाती है, मितली आ जाती है जिसको अपन नोजिया बोलते हैं, हाथ पैरों की अंगुलियों में सनसनी में जड़ता, सनसनी जड़ता आपने सुना होगा कि मतलब हाथ पैरों में जकड़न सी इस टाइप से नहीं आती, कई बार जकड़न से आ जाती है, सुन हो जाता है बिल्कुल कि भैया पता ही नहीं, मतलब हाथ पैर ही नहीं उठ रहे, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिंगलिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टिंगलिंग। लो भैया इधर सनसनी जड़ता को अपन क्या बोलते हैं, टिंगलिंग, ठीक है। इसके अलावा इसको एक चीज़ और बोलते हैं, नम्बनेस, क्या बोलते हैं इसको, नम्बनेस। तो इस तरीके से ये इंग्लिश में कुछ वर्ड सही है, सनसनी जड़ता मतलब ये टिंगलिंग और नम्बनेस टाइप से आ जाती है, मतलब या तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, जकड़ जाएंगे बिल्कुल हाथ पैर ही, ठीक है, या फिर बहुत सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल सुन्न मतलब पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है यार। तो इस टाइप के लक्षण आ जाते हैं मनुष्यों में। मैथिलीन क्लोराइड की त्वचा में सीधे यदि ये अगर DCM अगर ये डायरेक्ट अपने स्किन के संपर्क में आ जाए तो भैया तीव्र जलन, बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर सकता है ये, ठीक है, और हल्का लालपन भी आ जाता है, रेडनेस आ जाती है यहाँ पे आंखों से। तो अगर आंखों के संपर्क में आ जाए तो भैया कॉर्निया होता है ना अपना, जिससे अपन देखते हैं, कॉर्निया, आंखों में कॉर्निया होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट ये हानि पहुँचाता ही है, उसके लिए भी क्या है ये हार्मफुल है और उसको जला सकता है, ठीक है, उसको ही कर सकता है, जला सकता है, मतलब आपको पता लगा कि DCM एक्चुअल में अपने लिए तो हार्मफुल है। DCM क्या है अपने लिए हार्मफुल, अपन पढ़ते तो हैं CS2Cl2 सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, पेंट रिमूवर के रूप में लेते हैं इसको अपन काम में, ठीक है। एरोसोल में जो प्रणोदक होता है, मतलब प्रोपेलेंट जो होता है इन द एरोसोल, उसके रूप में अपन इसको लेते हैं। जो मेटल्स की फिनिशिंग होती है या फिर जो मेटल को आपको उसकी सफाई करनी हो उसके रूप में काम में लेते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन बनानी है तो मेडिसिन में भी क्या लेते हैं अपन, इसको एज ए सॉल्वेंट लेते हैं अपन, लेकिन फिर भी ये अपने लिए हार्मफुल होता है। कैसे हार्मफुल होता है, यदि आप वायु में इसको अपन छोड़ दें, वायु में छोड़ दें तो भैया ये मतलब आपके देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता इनको कम कर देगा बहुत ज़्यादा। आप इसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो भैया आप देख रहे हो जैसे चक्कर आना, मितली आना, चक्कर आना, डिजीनेस हुआ, मितली, ये नोजिया वगैरह हुआ, हाथ पैरों में जकड़न, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, जकड़न, और क्या है, सनसनी, सनसनी में टिंगलिंग, और ये जकड़न जिसको अपन क्या बोलते हैं, नमनेस। तो इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं अपने और भी, तो ये हार्मफुल होता है। स्किन के अगर कांटेक्ट में आए तो स्किन को जला सकता है ये, आंखों के कांटेक्ट में आए तो ये आंखों के जो कॉर्निया है उसको ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी अपने लिए हार्मफुल है। क्लियर है चीज़। तो मैंने आपको इसके बारे में A to Z बता दिया है कि भैया कैसे ये अपने लिए हार्मफुल है, तो प्लीज़ इसके ज़्यादा कॉन्टेक्ट में ना आए। क्लियर, ओके। देखो नेक्स्ट है, ये इतना ऊपर कहाँ जा रहा है यार, इसको तो पढ़ना है अभी अपन को बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्लोरोफॉर्म। क्या है क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में तो कुछ तो आप जानते ही होंगे कि भैया अगर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, गया, ठीक है, वही क्या है अपना क्लोरोफॉर्म। मतलब सुंघाते थे, कहीं आपने देखे होंगे किडनैपिंग केसेस वगैरह में, इनमें तो क्या करते थे, रुमाल लिया, क्लोरोफॉर्म छिड़का, गया भैया बेहोश। तो मतलब बेहोश करने के काम में इसको लेते थे, इसलिए क्लोरोफॉर्म पर बैन लगा दिया। इसको सीधे आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, जो कि सही भी है। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक, जिसको अपन बोलते हैं एनेस्थेसिया। आपने देखा होगा कि इसको हॉस्पिटल्स जो है उसमें निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना हो तो पहले इसका काम में लेते थे एज ए एनेस्थेसिया, निश्चेतक के रूप में। लेकिन बाद में पता चला कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ये भी अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को अपने हानि पहुंचाता है ये, ठीक है। हानि कैसे पहुंचाता है कि भैया अगर वो सुंघाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपने बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाएगा तो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, हार्मफुल करेगा, ठीक है, उसके लिए हार्मफुल होता है, वो हानि पहुँचाएगा। तो इसकी जगह पर इसका एक रिप्लेसमेंट लिया गया है, वो क्या है, ईथर। पहले एनेस्थीसिया मतलब निश्चेतक के रूप में इस क्लोरोफॉर्म को लेते थे। आजकल आज के टाइम पर इस क्लोरोफॉर्म को अपन न लेके ईथर को काम में लेते हैं, क्योंकि ईथर जो होता है वो इसके कंपैरिजन में कम तो हार्मफुल होता है। दूसरा फिर इस ऑर्गेनिक ये चीज़ है, कोई वैसा कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। और मेन बात क्या है कि ईथर जो होते हैं वो वोलेटाइल भी होते हैं, और एज इट इज़ इसी के निश्चेतक ही होते हैं वो भी, मतलब उनको भी सूंघाएं तो एक बार के लिए तो मतलब हो ही जाए काम, ठीक है।
हाँ जी, तो आ जाओ, अपना क्या है क्लोरोफॉर्म CHCl3, आ जाओ CHCl3, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो पहली बात तो रासायनिक रूप से क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, हाँ जी, फैट्स, एल्केलॉइड्स, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है, विलायक के रूप में होता है। एक बार मैं क्या करता हूँ, क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा पढ़ाने से पहले एक बार इंग्लिश वालों को फटाफट से दिखा देता हूँ मैं PDF एक बार, ठीक है, समझा तो मैंने पूरा दिया ही, ठीक है, ताकि एक बार फटाफट उसको भी लेते हुए चलें अपन। देखो ये सब तो मैंने बता दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ वन हेलोजन एटम आर यूजुअली रेफर टू एज द पॉलीहेलोजन कंपाउंड, उनको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। और कुछ कंपाउंड्स ये रहे, जैसे पहला अपन ने क्या लिया, हाँ जी, CH2Cl2, देखना डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज एज ए सॉल्वेंट, एज ए पेंट रिमूवर, मतलब पेंट रिमूवर के रूप में लेते हैं अपन, ठीक है, एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल, मतलब प्रोपेलेंट मतलब प्रणोदक के रूप में लेते हैं, एंड एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स मतलब औषधि, मतलब जो अपन ड्रग्स बोलते हैं उनको, ठीक है, ड्रग्स मतलब औषधि निर्माण जो होता है उसमें सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मिथाइलिन क्लोराइड मतलब CH2Cl2 हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये CNS को क्या करता है, मतलब हानि पहुंचाता है। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, अगर ये वायु में थोड़ा सा हल्की मात्रा में आए, कम मात्रा में आए, तो ये हियरिंग और विजन मतलब सुनने और देखने की क्षमता को भी क्या करता है, ये मतलब कम कर देता है, क्षीण कर देता है, ठीक है, इसको इम्पेयर कर देता है स्लाइटली, ठीक है। हायर लेवल यदि ये बहुत ज़्यादा आ जाए मिथाइलिन क्लोराइड, तो इन एयर कॉज डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर एंड टोज, मतलब क्या करता है, अगर ये वायु में बहुत ज़्यादा इसको अपन छोड़ दें, अगर वायु में इसको अपन बहुत ज़्यादा छोड़ दें तो क्या होता है, इससे चक्कर आना, मितली आना और हाथ पैरों में जकड़न, सुनसुनी, ठीक है, सनसनापन, इस तरीके से ये चीज़ें और आ जाती हैं, ठीक है, हाँ जी। टोज इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, यदि ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये भैया इसके इंटेंस बर्निंग मतलब जलन पैदा कर देता है, और थोड़ा सा क्या ला देता है, लालपन ला देता है, अगर जलन होगी तो लाल लाल हो जाता है ना कई बार, तो रेडनेस ऑफ द स्किन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आई कैन बर्न द कॉर्निया, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आंखों के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो कॉर्निया को ये जला सकता है। क्लियर, इंग्लिश वाला हो गया। फटाफट से एक बात है, अपन हिंदी पे आ जाओ। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, क्लोरोफॉर्म। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म को प्रमुख उपयोग फ्रियोन प्रशीतक क्या होता है, R22 बनाने में होता है। देखो फ्रियोन क्या होते हैं, हाँ जी, एल्केनो के क्लोरोफ्लोरो जो व्युत्पन्न होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रियोन, ठीक है, मतलब हाँ जी, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन आर नोन एज द फ्रियोन। क्लियर, मतलब होता क्या है कि ये एल्केन है, इसके यदि अपन क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न ले लें, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव, जैसे CH2Cl2 ले लिया, जैसे CFCl3 ले लिया, सॉरी CHFCl2 ले लिया, तो इस तरीके से आपको फ्लोरीन और क्लोरीन लेना है, और इनके आपको क्या लेना है, हेलोजन के डेरिवेटिव्स लेने हैं। ये क्या होते हैं, हाँ जी, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रियोन, क्या बोलते हैं इनको, फ्रियोन्स। क्लियर, और फ्रियोन एक गैस होती है, फ्रियोन एक क्या होते हैं, गैस, बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है ये। फ्रिज में, एसीज़ में, जो एसी होता है अपना एयर कंडीशन, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर होता है, इन सब में इसको बहुत काम में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बहुत हार्मफुल है, किसके लिए, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है अपना शोभ मंडल, जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, अर्थ को, तो अपन शोभ मंडल में क्या पढ़ते हैं, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, उसका शरण कर रहा है, उसका विरलीकरण कर रहा है ये, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं, या उसका शरण कर रहा है, मतलब ओजोन का क्या कर रहा है, ये डिप्लीशन कर रहा है, ओजोन को तोड़ रहा है ये, ठीक है। इस वजह से क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं, इसकी जगह अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर जो वर्ल्ड में जो UN बैठा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने बोला है कि आप HFC जो CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब फ्रियोन, इनके स्थान पर आप HFC काम में लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्या लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जैसे अभी HFC लेने लग गए, जैसे नहीं होता क्या कि एक्सपेरिमेंट हो रहे नए नए, पहले BS3 चलता था अपने इंजन, जो बाइक वगैरह थी, कार थी, उनको जो उनमें इंजन आते थे, पहले BS3 आते थे, तो वो पॉल्यूशंस को ज़्यादा मतलब एक्सक्रीट करते थे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था उनसे। फिर BS4 आने लग गया, फिर अब BS6 चल रहा है। अभी जो मानक चल रहा है वो क्या चल रहा है, अभी BS6। तो उसी तरीके से पहले जो AC और रेफ्रिजरेटर और जो ठंडी करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें पहले आप लेते थे काम में क्या, CFC लेते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अभी जो UN है, नेशन, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने एक डिसाइड किया है कि भैया जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसको कम करो, इसकी जगह आप HFC लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो क्लोरीन रेडिकल जो होता है, एक्चुअल में CFC जो होता है, देखो इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी मैकेनिज्म है।
वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन CFC में क्या होता है, उसमें क्लोरीन होता है जो बाद में जब रिएक्शन होती है उसकी ओजोन से तो क्लोरीन रेडिकल बनाता है, और क्लोरीन रेडिकल जो होता है वो ओजोन को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रेडिकल मतलब नेसेंट ऑक्सीजन उसमें क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, और वही अपने लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। जब ओजोन टूट जाएगी तो ओजोन लेयर में होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और जो सनलाइट से जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें, वो सीधी अर्थ पे आएंगी, और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, उनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, जो कि अपने लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो वो जो उस हाई एनर्जी की जो रेडिएशन है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, वो अपने लिए हार्मफुल होती हैं, और उनसे अपने रक्षा कौन करती है, ये ओजोन लेयर। क्लियर। और उस ओजोन लेयर को कौन तोड़ रहा है, ये CFC तोड़ रहा है। कौन? फ्रीऑन। ये फ्रीऑन तोड़ रहा है। तो इस वजह से बोला है कि भैया इसका यूजेस थोड़ा कम करो। ठीक है, तो मैं टॉपिक से थोड़ा सा इधर चला गया था। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रीऑन प्रशीतक R22 बनाने में होता है। पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता था, ठीक है, परंतु अब इसका स्थान ईथर जैसे कम विषैले एवं अत्यधिक सुरक्षित निश्चेतकों ने ले लिया है। किसने ले लिया? ईथर ने। पहले कौन क्या था? इसकी जगह पर क्लोरोफॉर्म था, मतलब एनेस्थीसिया। ध्यान रखना भैया, निश्चेतक मतलब क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया। ठीक है, निश्चेतक मतलब एनेस्थीसिया। क्लियर। एनेस्थीसिया मतलब निश्चेतक के रूप में होता था पहले इसका उपयोग, अब किसने ले लिया? ईथर्स ने। क्लियर, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कम विषैले होते हैं और अधिक सुरक्षित होते हैं। ये निश्चेतक के रूप में इसके उपयोग को देखते हुए यह अपेक्षित है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था वो अवनमित हो जाता था, मतलब डिप्रेस। अवनमित मतलब डिप्रेस। आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हो हिमांक में अवनमन, तो अवनमन मतलब क्या होता है? डिप्रेशन इन द हिमांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या करते हो, जो ये जो CNS था, CNS को क्या करता था? ये बहुत ज़्यादा अवनमित कर देता था, उसको डिप्रेस कर देता था। कौन? क्लोरोफॉर्म। जब किसी पेशेंट को सूंघाया जाता था ये। ठीक है, तो वायु के, अब जैसे इसमें एक बात बोली इन्होंने कि वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग, सुनो भैया, 900 भाग में बहुत कम समय तक सांस लेने से, यदि अपनी एयर है उसमें यदि अगर 10 लाख में से अगर 900 भाग भी क्या हो, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म हो, उसमें यदि हम सांस लें, ठीक है, तो थकान एवं सिर दर्द हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? थकान हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें जो अपन वहाँ देख रहे थे CS2CL2 के केस में, DCM के केस में अपन देख रहे थे। क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालिक संपर्क, मतलब यदि एक्सपोज हो जाए बहुत ज़्यादा, तो लीवर का कैंसर, कहाँ गया, तो यकृत का एवं वृक्क का क्षय हो जाता है। मतलब इनका क्षय हो जाता है, लीवर का और किडनी का। वृक्क मतलब किडनी, यकृत मतलब लीवर। ठीक है, यकृत और वृक्क का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। इसका भी डिप्लीट होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं ये भी। ठीक है, तथा कुछ व्यक्तियों की त्वचा क्लोरोफॉर्म में डूबी रहने पर, यदि बहुत ज़्यादा देर तक अगर स्किन को अपन इसमें रखें, इसके कॉन्टेक्ट में रखें, तो उसमें घाव हो जाते हैं। स्किन में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, जिसे फॉस्जीन भी कहते हैं। मतलब अगर क्लोरोफॉर्म किसके कांटेक्ट में आ जाए? ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, तो भैया ये बहुत विषैली गैस बनाता है। क्या? कार्बोनिल क्लोराइड, जिसके ऊपर बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2। ये रहा। मतलब क्लोरोफॉर्म को यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है? फॉस्जीन बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्जीन, मतलब कार्बोनिल क्लोराइड और HCl तो निकलता ही है, मतलब दोनों ही हार्मफुल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन, दोनों के दोनों क्या है? हार्मफुल है। ये सही है, ये बनाता है, इसे फॉस्जीन में कहते हैं। इसलिए भंडारण के लिए इसे पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में भरा जाता है ताकि वायु के कांटेक्ट में न रहे। अब आपको अगर इसको एयर के कांटेक्ट में नहीं रखना, तो आप इसको ऐसी बोतल में रखोगे जिसमें क्या हो, जैसे कोई सपोज दैट कोई बोतल है, तो ये आपको आर पार देख सकते हो उसमें, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बिल्कुल एयर टाइट रखना पड़ेगा। एयर टाइट रखने के लिए आपको बिल्कुल जितना ढक्कन होता है, जितना इसका वॉल्यूम है, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम में आपको उसको पैक करके रखना पड़ेगा ताकि एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए। दूसरी बात, इसको रंगीन बोतल में रखते हैं। रंगीन मतलब बिल्कुल कलर्ड बोतल में, कलरफुल बोतल हो वो, ठीक है, ताकि सनलाइट भी ना आए, ना तो आए सनलाइट ना आए ऑक्सीजन। मतलब एयर के कांटेक्ट और सनलाइट दोनों के कांटेक्ट से इसको बाहर रखते हैं अपन। ठीक है, अगर इसका भंडारण किया जाता है, इसका स्टोरेज किया जाता है, तो यदि इसका क्या करें अपन? स्टोरेज करें, तो ध्यान रखना भैया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये हो गया। एक बार फटाफट से इंग्लिश वाले देखो। ठीक है, फटाफट से दिखाता हूँ मैं, एक बार देखना। क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, देखो भैया, होता क्या है? केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड, हाँ जी, एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट के सॉल्वेंट। मतलब क्या करता है? इसको अपन जो फैट वगैरह बनाते हैं तो उसमें एज सॉल्वेंट लिया जाता है। एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस
द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे एज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन, मतलब फ्रीऑन के जो प्रोडक्शन है कौन सा, रेफ्रिजरेंट R22, ये एक नाम है, मतलब एक फ्रीऑन गैस ही है ये भी, कौन सी, R22, ठीक है। इट वॉज वंस यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया के रूप में इसको यूज में लिया जाता है इन सर्जरी, बट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर, मतलब अब इसको कम टॉक्सिक, ठीक है, और थोड़ा सुरक्षित ईथर्स के से रिप्लेस कर दिया गया इसको, क्लियर। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यदि अगर इसको वायु के कॉन्टैक्ट में रखें या फिर ये एक्सपोज हो जाए, मतलब वायु के कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा फैल जाए ये, तो भैया ये क्या कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, उसको मूर्छित कर सकता है। हाँ जी, ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स, मतलब यदि 10 लाख में से अपन अगर 900 पार्ट भी अगर हो क्लोरोफॉर्म, तो भी भैया आपको क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, हाँ जी, फैटिक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मतलब इस टाइप के सर दर्द वगैरह ये सब हो सकते हैं, चक्कर आना वगैरह। तो हाँ जी, क्रोनिक क्या ये, हाँ जी, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लीवर where chloroform is metabolized to phosphogene, okay, and to the kidneys, मतलब किडनी और लीवर इनको भी क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज हाँ जी इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म, मतलब अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो भैया जो अपनी त्वचा होती है, त्वचा उसको भी क्या कर सकता है, वहाँ पर भी वो क्या होते हैं, जलन वगैरह हो सकती है और छाले वगैरह उस टाइप के पड़ सकते हैं ये, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एक्सट्रीमली पॉइजन गैस कार्बोनिल क्लोराइड, यदि इसको अपन क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कि एक विषैली गैस बनाता है ये क्या, कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको अपन फॉस्फिन बोलते हैं, और साथ में HCl तो बनता ही है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑल्सो नॉन एज द फॉस्फिन, इट इज़ देयरफॉर, इसी वजह से अपन क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट, हम इसको कलर्ड बिल्कुल और हाईली टाइट फुली फिल्ड हम इसको रखा जाता है बॉटल्स में, ताकि क्या हो सके कि एयर जो है वो कैप्ट आउट रहे, मतलब उसमें एंटर ना करे, क्लियर। आ जाओ देखना आप, नेक्स्ट है अपना आयोडोफॉर्म। क्या है आयोडोफॉर्म, इसका मतलब देखना एक बार फटाफट से, आयोडोफॉर्म, हाँ जी, इसका उपयोग प्रारंभ में पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, परंतु आयोडोफॉर्म का यह पूतिरोधी एंटीसेप्टिक, समझाऊंगा अभी एंटीसेप्टिक क्या होता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म के कारण स्वयं नहीं बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है, इसकी अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। देखो दो वर्ड्स होते हैं एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक, देखो सुनना भैया, एक तो होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है एंटीबायोटिक। दोनों में क्या अंतर होता है, एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, दोनों में क्या अंतर होता है कि दोनों के दोनों बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ, और फिर अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अभी बता ही रहा हूँ जिसकी जस्ट बात, वीडियो को पॉज करके आप दिमाग लगाना, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ, देखो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों के दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं, किल करती हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक जो होता है वो क्या होता है, बॉडी के आउटसाइड में आपको मारता है, मतलब आउटसाइड में अपन लगाते हैं उसको, स्किन पर लगाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। और एंटीबायोटिक जो होती है वो अपन एज ए टैबलेट लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे, अपन उसको अंदर लेते हैं, बॉडी के इनसाइड लेते हैं, अंदर लेते हैं बॉडी में, और फिर वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, मतलब दोनों के दोनों बैक्टीरिया को मारेंगे। बट एंटीबायोटिक जो होता है वो होता है इनसाइड द बॉडी, और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक जो होता है ये होता है आउटसाइड द बॉडी। भाई आप लगाते हो ना बहुत बार, जो भी लगाते हो, जैसे कई दवाई वगैरह लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, तो उस तरीके से कई ड्रग्स वगैरह लगाते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपन, जैसे इनसाइड द बॉडी अपन PCM ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया या फिर कोई और ऐसे ड्रग्स ले लिए जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम में आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मारने के काम में जो भी आते हैं, जो अपन इनसाइड द बॉडी जो वर्क करते हैं वो होते हैं सारे के सारे एंटीबायोटिक, और आउटसाइड द बॉडी जो वर्क करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाँ जी, एंटीसेप्टिक। क्लियर, अपन नहीं बोलते कि यार ये तो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, इसको लगा ले, तो एंटीसेप्टिक को कभी अंदर नहीं लेते हैं और एंटीबायोटिक को कभी बाहर नहीं लगाते हैं। क्लियर है चीज़, बिल्कुल, तो ये आपके समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है अपना टेट्राक्लोरो,
हाँ जी क्लोराइड, सॉरी टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखना भैया समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से।